डायलाइसेट क्या होते हैं? They are irrigating solutions used in the dialysis of patients with disorders as renal failure, poisoning, and electrolyte disturbances. And these products remove waste materials, which कैसे होते हैं वो waste materials? हाँ जी, जो जैसे मैम प्रॉपरली यूरिया, फिल्टर नहीं हो पाते हैं ना। यस मैम, यस हाँ, मैम, जैसे यूरिया सीरम वगैरह हो गया मैम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स में। हो सकते हैं एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो इन पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, हमारे पेट होता है जो, तो उस कैविटी की डायलिसिस कैसे की जाती है? ए हाइपरटोनिक डायलिसिस is infused directly into peritoneal cavity by a surgical implanted catheter। एक कैथेटर होती है, कैथेटर एक पाइप होती है ना, वो सर्जिकली जो है हाँ सर्जरी से उसको पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है और उसके थ्रू जो है हाइपरटोनिक डायलिसिस की जाती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो स्टमक में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है, कंटेनिंग ये जो सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, ये क्या कंटेन करता है? डेक्सट्रोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द डेली जो एंड द डायलाइसेट, जो डायलाइसेट होता है वो रिमूव्स कर देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय these two processes। These two processes are osmosis and diffusion, and after a specified dwell period the solution is drained। फिर जो कुछ समय के बाद जो सोल्यूशन होता है, जो इंसर्ट किया होता है, इम्प्लांट किया होता है, कैथेटर के थ्रू इन्फ्यूज किया होता है, वो निकाल लिया जाता है। एंड एंटीबायोटिक्स एंड हिपैरिन में बी एडेड टू द डायलाइसेट। तो वो जो डायलाइसेट है उसमें ये सब एंटीबायोटिक्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये ओस्मोसिस और डिफ्यूजन आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ से वो स्मॉलर क्वांटिटी की तरफ मूव करता है थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, है ना। जो है ऐसे मूवमेंट होती है। और डिफ्यूजन में क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है। इसमें मूवमेंट ऑफ particles, solute particles from lower concentration towards higher concentration। कहाँ मूव होगा? हायर टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर, ठीक है। जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें सॉल्ट। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल बताऊं डिफ्यूजन में। ये जो हम डालते हैं डिफ्यूजन में, देखो आपको मैं एग्जांपल क्या बताऊं, कोई बताओ बच्चा एग्जांपल अगर याद हो डिफ्यूजन में, सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन। हाँ जी बच्चों, बताएगा कोई? मैम नहीं पता मैम, वो नहीं पता है? नो मैम। हाँ मैम पता है, मैम डिफ्यूजन का मैम पता है हाँ, डिफ्यूजन बताओ। मैम। जैसे मतलब हम कोई मतलब जो मैम अगरबत्ती होती है मैम, उसको एक कमरे में लगाते हैं मैम, तो मतलब एक कॉर्नर में लगाते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है मैम, वो जो उसका स्मोक होता है मैम। हाँ, जैसे मान लो कि हमने एक टब लिया, है ना, एक कंटेनर लिया, उसके बीच में एक पार्टीशन डाल दी। उस पार्टीशन की एक साइड में हमने क्या किया? सिंपल वाटर डाल दिया और दूसरी साइड में सॉल्टेड वाटर डाल दिया।
पानी लिया, उसमें सॉल्ट ma'am. डाल दिया और कुछ टाइम बाद क्या होगा, बीच में एक थोड़ा होल बना दिया, हम देखेंगे कि जो सॉल्ट है उसकी मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम Higher concentration हायर to lower concentration. concentration towards lower concentration towards the pure water side, है ना। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम थोड़ा उसमें से वो पानी निकाल के अगर हम थोड़ा टेस्ट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी नमक घुल गया है। वो अपने आप कैसे घुल गया, उसको घोलने के लिए हमें कोई स्टरर यूज नहीं करना पड़ा। वो कैसे हो गया अपने आप, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो Diffusion. कुछ जो मिक्सचर हैं हमारे, जो हम लैब्स में बनाते हैं, सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर्स हैं, है ना, उनको बिना घोले वो कैसे घुल जाते हैं आपस में, दैट इज द रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से वो अपने आप ही जो बल्क सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने पानी लिया, उसमें आप डाल दो कोई कलर डाल दो, इंक की ड्रॉप डाल दो, तो वो ड्रॉप अपने आप उसमें घुल जाएगी पानी में, पानी पूरे पानी को नीला कर देगी। अगर आप घोलोगे नहीं ना खुद, वो अपने आप ही उस पूरे पानी में फैल जाएगी वो कलर। देखा है कभी ये एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ Yes, करके ma'am. Yes. देखा है? हाँ, ये कैसे मैम होता कहते है, हैं थोड़ा सा गिरा देते मैम, पूरे हाँ, उसमें हो जाता है वो अपने बाल्टी आप में। ही घुल जाता है, हमें घोलने की जरूरत यस नहीं मैम। है। हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ। ठीक है, इसी तरह से ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस की एग्जांपल में आपका आ जाता है जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट वो सॉल्यूशन जैसे हम में कंसंट्रेट की बीन्स तरफ होते से। हैं ना घर में, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो घरेलू मतलब घर में आप आम तौर पर देखते हो, क्योंकि लैब में तो हम एक्सपेरिमेंट अभी कर नहीं सकते। तो जैसे आप बीन्स को डिप करके रखते हो, सोयाबीन हो गई या फिर यस राजमा मैम। जो चना। बनाते हैं, किडनी बीन्स हो गई, है ना, जब आप उसको रात भर भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो उनके अंदर पानी चला जाता है। तो वो पानी जो चला गया है ना, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, इनसाइड द बीन जो है पानी की कंसंट्रेशन 0 थी, तो पानी की मूवमेंट हो गई फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बीन्स, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हुई, है ना। तो अब ये जो टोनिसिटी अगर हम देखें सॉल्यूशंस की, टोनिसिटी क्या होती है, टोनिसिटी का क्या मतलब है बच्चों, टोनिसिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, कि कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी मिक्सचर है, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, वो उसकी टोनिसिटी कहलाती है। अगर तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट में या किसी मिक्सचर में, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो हम उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक। बट देयर शुड बी सम कंपैरिजन सॉल्यूशन, कुछ उसको कंपेयर करने के लिए एक दूसरा सॉल्यूशन भी होना जरूरी है, जिसके साथ हम कंपेयर करके बताएं कि इसकी कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन से कम है या ज्यादा है। जैसे ब्लड की पीएच हमने ले ली, है ना, ब्लड की कंसंट्रेशन ले ली, उसके साथ हम कंपेयर करके NaCl बना रहे हैं 0.9% कंसंट्रेशन का, है ना, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का, तो वो क्या होगा, विल बी जो है आइसोटोनिक होगा वो विद ब्लड पीएच। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो डायलिसिस में मेनली ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन जो है डिपेंडिंग अपॉन द टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस इनसाइड और आउटसाइड सॉल्यूशन वी आर प्रोवाइडिंग, जो बाहर से हम डायलाइसेट डाल रहे हैं वो, और अंदर सोल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये डायलाइसिस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट इज इन हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस में क्या हो रहा है, द पेशेंट्स ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड थ्रू अ डायलाइजिंग
membrane unit that removes the harmful substances from the patient's vascular system. इसमें भी क्या है कि ब्लड में ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन करना मतलब एक तरफ से पेशेंट का ब्लड निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा ब्लड डाला जा रहा है, साफ ब्लड डाला जा रहा है ना। गंदा खून जो है वो प्योर कर रहे हैं और साफ खून जो है वो अंदर डाल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जो डायलाइजर्स यूज किए जाते हैं एंड द ब्लड रेंटर्स यूज किए जाते हैं बॉडी बाय अ वेन। वेन के थ्रू जो है डायलाइसिस की जाती है। हीमोडायलाइसिस वेन्स के थ्रू की जाती है, आर्टरीज के थ्रू एंड वेन्स के थ्रू। वेन से कौन सा पानी ब्लड निकलता है वेन से? वेन में कौन सा होता है ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो आर्टरीज से जो है साफ खून जो है वो डाला जाता है और वेन से वो जो गंदा खून है उसको निकाला जाता है डायलाइसिस में। हीमोडायलाइसिस की प्रोसेस के बारे में थोड़ा पढ़ना। उसके बाद है इरिगेटिंग सॉल्यूशंस। इरिगेटिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं? Although these sterile products are manufactured by the same standard used to process intravenous preparations, they are not intended for infusion into the venous system. These solutions may be used for the following purposes. अब देखो ये स्टेराइल प्रेपरेशंस होती हैं और इंट्रावीनस स्टैंडर्ड इनके पास ये होते हैं कि इनको आईवीवी अगर डालना हो तो डाला जा सकता है। पर ये जो फ्लूइड होते हैं ना, इरिगेशन फ्लूइड, कभी भी वेन में से नहीं दिए जाते। बेशक ये पेरेंटरल प्रेपरेशन है बट इनको वेन्स पे जो है इन्फ्यूज नहीं किया जाता। जैसे हम डी ग्लूकोज चढ़ाते हैं या फिर वो क्या होता है सेलाइन सॉल्यूशन है NSS वो डालते हैं, वैसे नहीं डाला जाता है इसको। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इरिगेटिंग सॉल्यूशन को टॉपिकली कैसे अप्लाई करते हैं? टॉपिकल से बच्चों आपका क्या मतलब है? ऊपरी का स्किन से रिलेटेड है ना। इरिगेटिंग सॉल्यूशंस फॉर टॉपिकल यूज आर पैकेज्ड इन पोर बॉटल्स सो दैट दे कैन बी पोर्ड डायरेक्टली इनटू द इन्वॉल्व्ड एरिया। जैसे किसी को कोई वुंड हो गया है, कोई ड्रेसिंग करवाने आया है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, है ना, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग करनी है, तो उस पर्पस के लिए क्या है, हम ये इरिगेटिंग सॉल्यूशंस यूज करते हैं। तो इन सॉल्यूशन को जैसे बोन में ड्रेसिंग करनी है तो जो वो वॉश बॉटल्स होती है ना, जैसे हमारी लैब में भी पड़ी हुई है वॉश बॉटल्स, तो उनको दबा के प्रेशर से जो है ये फ्लूइड निकाल के अप्लाई किया जाता है इन्फेक्टेड साइड पे, ताकि वो बूंद जो है वो धुल जाए, वॉशिंग हो जाए। उसको इरिगेट किया जाता है, इरिगेशन की जाती है उसकी। Okay, then infusions of irrigating solutions. This procedure using an administration set attached to a Foley catheter is commonly used for many surgical patients. Surgeons performing urological procedures often use irrigating solution to perfuse tissue in order to maintain the integrity of the surgical field, remove blood and provide a clear field of view. देखो जब पेशेंट की सर्जरी चल रही होती है तो जहाँ जहाँ कट लगते हैं वहां से ब्लड एक्सुडेट होता है ना,
ब्लड बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है कि डॉक्टर को, सर्जन को वो एरिया जो है वो ढक जाता है, जो उसने देखना होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है या जहाँ वो ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए वॉशिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस वॉशिंग पर्पस के लिए भी इरिगेटिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड रहते हैं। जब आपकी इमरजेंसी में या ओटी में ड्यूटी लगेगी ना, ऑपरेशन थिएटर में, तो आपको सब ये पता चल जाएगा इरिगेशन कैसे करते हैं। ये इरिगेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि ये स्टेरलाइज होते हैं प्रॉपरली, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री होते हैं, तो मतलब इनको जब हम यूज करते हैं तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं कोज कर सकते। ठीक है। To decrease the risk of infection, 1 ml of neosporin irrigant, एक irrigant है जिसका नाम है neosporin, that is antibiotic preparation, that is also added in other irrigating solutions, ताकि किसी तरह की कोई sepsis ना बने। उसके बाद आगे parenteral एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स। अब पेरेंटल एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स कौन सी हैं? जो ये वो मेडिकेशन है मे बी टॉक्सिक टू द personnel who prepare and administer them and necessitating special precautions to ensure safety। अब ये जब भी ये मेडिसिन हमने यूज करनी है तो एक सेफ्टी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन एडिशन पेशेंट्स रिसीव एंटीनियोप्लास्टिक्स may experience various problems associated with drug delivery। यहाँ तक कि जिन पेशेंट को ये एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स डाले जाते हैं उनको भी जो है ड्रग डिलीवरी, जब उनको ड्रग डिलीवर की जाती है तब उनको कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड पेरेंटल एंटीनियोप्लास्टिक, समझते हैं ना एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं? नियोप्लास्टिक एजेंट्स, हाँ जी, क्या होते हैं नियोप्लास्टिक एजेंट्स? कौन बताएगा? सुना है आपने पहले? यस मैम। बताओ फिर। मैम सर्जरी होती है। कैसी सर्जरी? मैम मतलब जब कैंसर कोई सेल पेशेंट की तो डैमेज नहीं होता बात हो रही है। हाँ कैंसर को ट्रीट करने के लिए मैम। हाँ, यस तो फिर मैम। पता होना चाहिए ना आपको। नियोप्लास्टिक इतनी देर से बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। सो पेरेंटल एंटीनियोप्लास्टिक कुछ जो प्रेपरेशन होती है एंटी कैंसर ड्रग्स जो पेरेंटल रूट से दी जाती हैं, मे बी गिवन बाय डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन and short term infusion or long term infusion, and some are administered by non IV route such as subcutaneous, intramuscular, intraarterial or intrathecal route। तो कुछ एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स जो होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं? पेरेंटल प्रेपरेशन के अंडर आ जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल पेरेंटल प्रेपरेशन, है ना, तो उसमें ये एंटीनियोप्लास्टिक फ्लूइड्स भी आ जाते हैं। सेफ एंटीनियोप्लास्टिक हैंडलिंग गाइडलाइंस। अब कह रहे कि जो पेशेंट को ये मेडिसिन चढ़ा रहा है उनको भी साइड इफेक्ट हो सकता है इस मेडिसिन का, तो कैसे सेफ हैंडलिंग करनी है उसकी गाइडलाइंस बताई हुई है कि जितने भी फार्मेसी एंड नर्सिंग पर्सनल्स हैं वो प्रिपेयर और एडमिनिस्टर एंटीनियोप्लास्टिक should receive special training to reduce the risk of injury from exposure to these drugs। अब कह रहे कि हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। ये कह रहे कि जब भी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या इससे आगे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि a vertical laminar flow would should be used during drug preparation which exhaust directed to the outside। अब LAF जो है लैमिनार एयर फ्लो होता है, इसमें ना पैरेलल एयर आती है, स्टरलाइज्ड एयर आती है। वो जो बाहर से जो एयर आ रही होती है, मान लो डोर से कोई पेशेंट एंटर हो रहा है ना, तो वो वही डोर से वो एग्जिट होती है,
वो जो एयर होती है, लेमिनार फ्लो जो है एयर का, वो बाहर वाली साइड ही होता है ना। और वर्टिकल लेमिनार फ्लो में क्या होगा, वर्टिकल फ्लो होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो नीचे की तरफ होगा, वर्टिकल फ्लो होगा। और जो क्या करता है ड्यूरिंग ड्रग प्रेपरेशन, वो इन्फेक्शन नहीं होने देता। इन्फेक्शन किस टाइप की, जो केमिकल्स होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ी हैं बच्चों? नो मैम। ये जो ड्रग्स होती हैं एंटी कैंसर, ये सेल डेथ करवाती हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। मतलब कि सेल जो है अपने आप ही उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो दवाइयाँ दी जाती है ना यस मैम। कैंसर पेशेंट को, वो क्या करती हैं, सेल डेथ यस करवा मैम। देती है। जो एक्स्ट्रा सेल होते हैं ना, है ना, नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं उनको किल कर देती हैं, डेथ कर देती हैं, है ना। मैम तब तो इसीलिए उन्हें कीमो साइटोटॉक्सिक, चढ़ता है मैम। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। तो अगर मान लो कोई प्रोडक्शन में कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है जो एंटी कैंसर ड्रग बना रहा है, जब उसके अंदर वो दवाई जाएगी तो उसके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए जब ये प्रेपरेशंस बनानी होती है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में खास प्रिकॉशंस रखने को बोलते हैं। तो वहां पे हवा इस तरह से होनी चाहिए कि जो लेमिनार फ्लो ऐसे होना चाहिए, चैम्बर से एयर ऐसे आनी चाहिए कि जो ड्रग, जो डस्ट पार्टिकल हवा में घूम रहे हैं उस केमिकल के, वो सेटल डाउन हो जाए, वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो, इसलिए यहाँ पे ये बात होती है। Then all syringes and intravenous tubing should be जो है लोअर लॉक फिटिंग, ये होता है एक लॉक सिस्टम, है ना, वैसी होनी चाहिए। Then personnel should wear closed front cuffed surgical gowns, है ना, ये सारी प्रिकॉशन रखे। Then negative pressure technique should be used during withdrawal of medication from vial से जब भी मेडिकेशन निकाल